राव साहब का ड्राफ्ट सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, मेन डॉक्यूमेंट नहीं था। मेन डॉक्यूमेंट मसौदा समिति ने बनाया, जिसको पहले स्क्रूटनाइजिंग कमेटी कहा गया था, और इसमें राव साहब के बना हुए ड्राफ्ट को परिष्कृत किया गया, संशोधित किया गया, डिसीजंस के एंसिलरी बातें जो जरूरी थी वो जोड़ी गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जोड़ी गई। ऑल दीज वेयर हैव टू बी इंक्लूडेड इन आवर ड्राफ्ट। कौन करेगा यह इंक्लूजन? राव साहब करेंगे? बिल्कुल नहीं। राव साहब का दायित्व सिर्फ इतना था कि 29 अगस्त तक 47 तक जो डिसीजन लिए गए हैं उस पर आप संविधान की भाषा में ड्राफ्ट बनाइए, योर जॉब इज ओवर, आपका काम समाप्त हुआ। बाकी का काम संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक कमेटी करेगी। इवन इफ, आगे देखिए बड़ा स्पष्ट है, इवन इफ जो बातें जोड़ी जाएगी संविधान के ड्राफ्ट में, उन बातों पर संविधान सभा में चर्चा नहीं हुई है। आवाज इंडिया के दर्शकों को तथा आवाज इंडिया के माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें सार्वभौम लोक कहता है, उन लोगों को साधुवाद, मंगल कामना, अभिवादन, सप्रेम, जय भीम। मैं आज आप लोगों से जिस विषय की चर्चा करना चाहता हूँ, जिस विषय पर संवाद करना चाहता हूँ, उस विषय के संबंध में थोड़ी सी जानकारी सर्वप्रथम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यह कि आवाज़ इंडिया के कुछ मित्रों ने मुझसे इसका जिक्र किया कि फिलहाल व्हाट्सएप एकेडमी में एक चर्चा चल रही है। चर्चा का केंद्र बिंदु है माननीय श्री BN राव। BN राव यह संविधान सभा के परामर्शदाता थे, सलाहकार थे, एडवाइज़र थे। परंतु व्हाट्सएप एकेडमी यह प्रस्तापित करने का प्रयास कर रही है कि असल में संविधान का जो पहला ड्राफ्ट बना है, पहला कहने के बजाय में ड्राफ्ट बना है, वह ड्राफ्ट BN राव ने बनाया, और इसीलिए BN राव को संविधान का शिल्पकार कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा व्हाट्सएप एकेडमी में चल रही है, ऐसा मुझसे आवाज़ इंडिया के मित्रों ने कहा और पूछा कि क्या मैं इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दे सकता हूं, या संविधान सभा में इसके संबंध में जो भी चर्चाएं हुई हैं उस आधार पर इस पर मैं अपना मत प्रदर्शन कर सकता हूं। मैंने मित्रों से कहा कि भाई मैं तो व्हाट्सएप एकेडमी का स्टूडेंट हूँ नहीं, मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है। यदि आप कुछ जानकारी देते हो तो उस जानकारी के आधार पर मैं इस विषय के संबंध में अपना मत प्रदर्शन कर सकता हूँ। आवाज़ इंडिया के मित्रों ने मुझे कुछ जानकारी दी और उस जानकारी के आधार पर मैंने अपना विषय निश्चित किया है। विषय इस प्रकार से होगा, संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हम संविधान से संबंधित है, संविधान के निर्माण से संबंधित है, और संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने, तब से उन्हें संविधान सभा में माननीय करके, ऑनरेबल डॉक्टर BR अम्बेडकर करके संबोधित किया जाता था। हम संविधान से संबंधित है, निर्माण से संबंधित है, इसलिए मैं ऑनरेबल डॉक्टर BR अम्बेडकर कहूँगा। संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाम संविधान के शिल्पकार BN राव। इस प्रकार से मैं विषय को रखना चाहूँगा। मुझे जो जानकारी मिली है व्हाट्सएप एकेडमी से, जो मित्रों ने दी है, वह जानकारी इस प्रकार से है। एक आर्टिकल आया है व्हाट्सएप पर, BN राव द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोविदा भारद्वाज नामक व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है और व्हाट्सएप पर यह आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है। तो इस आर्टिकल के आधार पर BN राव, संविधान का निर्माण, डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह आर्टिकल में जो BN राव के संबंध में जानकारी दी गई है, उसके संबंध में मैं कुछ पढ़ूंगा जो मेरे इस वार्तालाप से संबंधित है। कहता है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू हैव वन नेम एसोसिएटेड विद इट्स फ्रेमिंग, वन नेम associated with its framing, it would certainly be BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू एट द मोस्ट। देखिए कैसा ट्विस्ट होता है लैंग्वेज में।
पहले कहते हैं कि संविधान के निर्माण से, संविधान को फ्रेम करने के संबंध में यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, मगर वह भी बड़े रिजर्व मन से कहते हैं या जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया जा सकता है। संविधान सभा डिबेट्स के आधार पर मैं आप लोगों से बात करूंगा, चर्चा करूंगा। संविधान सभा डिबेट्स पढ़ने के बाद में संविधान के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही है, फिर भी संविधान के निर्माण में उनका बहुत कम योगदान रहा है। बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के निर्माण में पूरी तरह से सहायता करने में उनकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस पक्ष की अहम भूमिका रही है, या डॉक्टर अम्बेडकर मान्य करते हैं। जाने दीजिए, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा। आगे कहा जाता है, हाउएवर देयर वाज अनदर अनसंग आर्किटेक्ट विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द एडवाइजर हिमसेल्फ, बेनेगल नरसिंहला। अनसंग आर्किटेक्ट, उनको आर्किटेक्ट कहा गया है। और आगे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द एडवाइजर हिमसेल्फ बेनेगल नरसिंह राव। जरूर। अब देखिए, एडवाइजर परामर्शदाता, एडवाइजर यह सपोर्ट सर्विस होती है। प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में परामर्शदाता समिति है, एडवाइजरी काउंसिल है, अर्थ मंत्रालय को एडवाइजर है, परंतु यह कभी भी सपोर्ट सर्विस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एडवाइजर यह सपोर्ट सर्विस होती है, निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती। यह मान्य किया गया है इस सेंटेंस में कि बी.एन. राव संविधान सभा के एडवाइजर थे, परंतु संविधान सभा का पार्ट नहीं थे। यह सपोर्ट सर्विस थी, इसलिए बी.एन. राव डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं थे। यदि आर्किटेक्ट कहा जाता है तो आर्किटेक्ट शिल्पकार को किसका बनाना है, कैसे होगा, क्या होगा, यह सारे निर्णय शिल्पकार लेता है, एडवाइजर नहीं लेता। शिल्पकार को यदि किसी के मार्गदर्शन की, किसी के परामर्श की, किसी की सलाह की जरूरत है तो वो लेगा। शिल्पकार सलाह एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वगैरह वगैरह जान दीजिए, परंतु शिल्पकार का निर्णय होता है कि मुझे कौन सा शिल्प बनाना है, मुझे किस प्रकार से शिल्प बनाना है, उसको मैंने कैसे कार्यान्वित किया, और वो बनाने के बाद वो अच्छा या बुरा है इसकी जिम्मेदारी शिल्पकार की होगी, एडवाइजर की नहीं होती। तो एडवाइजर यह पोस्ट सपोर्ट सर्विस होती है, ऐसा मान लीजिए। और सपोर्ट सर्विस होने के बाद भी यदि उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है तो इसके बारे में सोचने की बात है। आगे कहा जाता है, अंडर द मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा राज छुपा हुआ है। अंडर द मोशन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड ऑन 29 अगस्त 1947, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was to be taken by B.N. Rao, who would compile a constitution reflective of the assembly's prior decisions in the deliberation. इसका अर्थ ये होता है कि 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव ये कहता है कि 9 दिसंबर 1946 जिस दिन संविधान सभा आरंभ हुई, तब से लेकर तो 29 अगस्त 1947 तक संविधान सभा ने जो भी निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों के आधार पर संविधान सभा के परामर्शदाता एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, यहां इसमें जो लिखा है यह आधा है, पूरा सेंटेंस में बाद में आपको पढ़ूंगा। जो डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 के भाषण में जिसका उल्लेख करते हैं, मैं बाद में पढ़ूंगा। प्रस्ताव का भी उल्लेख मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे यह बात संविधान सभा डिबेट्स के आधार पर प्रस्तापित करनी है। यह महोदया क्या कहती हैं? यह महोदया कहती हैं और सही कहती हैं। यह महोदया कहती हैं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव यह कहता है कि संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए हैं अभी तक 29 अगस्त 1947 तक,
उन निर्णयों के आधार पर संविधान की भाषा में लोग चर्चा कर सकते हैं संविधान की, परंतु संविधान की भाषा सबको अवगत नहीं होती। कोर्ट में वकील क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि मैं लॉ की भाषा बोल नहीं सकता, कानून की भाषा मैं बोल नहीं सकता। कानून की भाषा में जो एक्सपर्ट होता है वह कानून की भाषा बोल सकता है, इसलिए मुझे वकील चाहिए, अन्यथा मैं भी अपनी पैरवी कर सकता हूँ। यदि मुझे अपनी भाषा हो तो मुझे वकील की सहायता वहाँ लगती है। तो संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए वो लिखे गए, वो डॉक्यूमेंटेड है डिबेट्स में, परंतु जरूरी नहीं कि यह सारा संविधान में जिस प्रकार से उसको रखा जाना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग संविधान के लिए करना चाहिए, वैसे ही वो जरूरी नहीं। उसके लिए हमें परामर्शदाता की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उस भाषा का एक्सपर्टीज हमें चाहिए। ध्यान रखिए कि इसमें भी कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि BN राव इन डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे। जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है, केवल उस पर यह दायित्व दिया जाता है कि संविधान सभा में आज तक जो निर्णय है उसको आप संविधान के भाषा में एक ड्राफ्ट बनाकर हमें प्रस्तुत कीजिए, इतना ही ये प्रस्ताव कहता है, ऐसे लेखिका महोदया कहती है। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये होता है कि ड्राफ्ट उनका है, क्योंकि निर्णय कहाँ हुए? संविधान सभा में हुए। किसने लिए? संविधान सभा में लिए। क्या उसमें राव साहब थे? बिल्कुल नहीं थे। जब राव साहब निर्णय प्रक्रिया में नहीं थे तो राव साहब का दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है? संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए हैं वह निर्णय संविधान की भाषा में एक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना, बाकी आगे की प्रक्रिया और कोई करेगा, यहां तक राव साहब का रोल सीमित था। ये कहा, मैं इसमें जो कहा गया वो बताऊंगा। अंडर मोशन विच CA had adopted Constitution 29th August, the first step towards drafting was to be taken by BN Rao, who would compile a constitution reflective of the assembly's prior decisions and deliberations। इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया है, दोहराता हूं क्योंकि यह बात बार बार दोहराना जरूरी है कि प्रस्ताव 29 अगस्त को इसमें कहा गया, इस डॉक्यूमेंट में सही बात है। 29 अगस्त को प्रस्ताव में ये कहा गया है कि अब तक, मतलब 9 दिसंबर 1946 से लेकर तो 29 अगस्त 1947 तक संविधान सभा में जो भी डिसीजन लिए गए जिसका राव हिस्सा नहीं थे, उन डिसीजन को संविधान की भाषा में ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना, इतना ही दायित्व BN राव साहब का है। इसके आगे तो इसका मतलब यह है कि मैं ये मानता हूं कि BN राव संविधान सभा के एडवाइजर थे। मैं ये मानता हूं कि 29 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया संविधान सभा में। मैं ये मानता हूं कि 29 अगस्त को स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में यह कहा गया कि 29 अगस्त तक संविधान सभा में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजन को संविधान की भाषा में ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व राव साहब पर दिया गया है। क्या इस आधार पर राव साहब को संविधान का शिल्पकार माना जा सकता है? इसके आगे की बात हम लोग और करेंगे। जब राव साहब को यह दायित्व दिया गया परामर्शदाता के रूप में ड्राफ्ट करने का, उसमें एक बात और भी जोड़ दीजिए, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं था। इसके लिए स्क्रूटनाइजिंग समिति नियुक्त की गई थी। इसका स्क्रूटनी किसी ना किसी को तो करनी थी स्वीकार के पहले। इसका मतलब यह फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, इसको कोई जांचेगा, कोई परखेगा, उसको कोई स्वीकृत करना है, नहीं करना है, परिवर्तन करना है, यह सारी प्रक्रिया बाद की प्रक्रिया थी। यह भी इस प्रकार के एडवाइजरी सिचुएशन में हो सकती हैं। यह पूरी प्रक्रिया कैसे हुई संविधान सभा में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या क्या स्वीकृत किया है? BN राव संविधान सभा के एडवाइजर थे, परामर्शदाता थे, परंतु संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे और इसीलिए संविधान सदस्य नहीं होने के नाते हिस्सा नहीं थे, इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वह सहभागी नहीं थे। 29 अगस्त तक संविधान सभा ने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को
संविधान की भाषा में ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा को प्रस्तुत करने के लिए, या संविधान सभा जो भी समिति नियुक्त करेगी उस समिति को प्रस्तुत करने की दायित्व सिर्फ राव साहब को सौंपा गया था। इसके आगे राव साहब की कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में जब 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसका उल्लेख यहाँ पर आया है, जिक्र आया है, और प्रस्ताव के संबंध में मैं भी आपसे बातचीत करूंगा। प्रस्ताव रखा गया श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा। संविधान सभा के सदस्य थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। वो कहते हैं, सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, आई मूव दिस असेंबली रिजॉल्व्स दैट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एन गोपाला स्वामी अयंगार, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर बी.एल. मित्तर और श्री डी.पी. खेताम be appointed to scrutinize and to suggest necessary amendment in the draft Constitution of India prepared in the office of the Assembly on the basis of the decisions taken in the Assembly. यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है, इसमें बाद में संशोधन हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मूल प्रस्ताव में क्या कहा गया? इस मूल प्रस्ताव में ये कहा गया कि संविधान सभा ने निम्नलिखित सदस्यों की एक स्क्रूटनाइजिंग कमेटी प्रस्तापित करनी चाहिए। उनमें 7 सदस्यों का नाम है, जिसको बाद में स्क्रूटनाइजिंग कमेटी नहीं, जिसको बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया है। क्यों कहा गया है, इस पर स्पष्टीकरण आगे दिया जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया तो कमेटी में 7 सदस्य होंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि इसको हम मसौदा समिति कहते हैं, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान आदि आदि लोग, 7 लोगों की यह समिति थी। काय के लिए समिति बनाई गई? टू बी अपॉइंटेड टू स्क्रूटनाइज एंड सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन द ऑफिस ऑफ द असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टेकन इन द असेंबली। यह प्रस्ताव यह कहता है कि संविधान सभा का एक ऑफिस है, उस ऑफिस में परामर्शदाता के साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। यह कार्यालय संविधान सभा प्रिपेयर्ड इन द ऑफिस ऑफ द असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ, यह कार्यालय संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के आधार पर इंडिया के संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट बनाएगी और इसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए, इसकी जांच परख करने के लिए और ज़रूरत हो तो इसको संशोधित करने के लिए, इसको बदलने के लिए, इसमें परिवर्तन करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी 7 सदस्यों की, जिसको स्क्रूटिनाइज करना है। कहीं पर भी इस प्रस्ताव में राव साहब का नाम नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट करना, यह आप देखिए, जिसके पास भी डिबेट अवेलेबल है, संविधान सभा डिबेट्स अवेलेबल है, वह अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, वह हिंदी में उपलब्ध हैं। यह दोनों अंग्रेजी हिंदी वर्जन्स लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने प्रकाशित किए हैं, अधिकृत डॉक्यूमेंट हैं, और हमारे प्रयासों से हमने इसको मराठी में भी उपलब्ध किया है। जिसके पास भी डिबेट है, जिसको कोई शंका है, वह 29 अगस्त 1947 के दिन के डिबेट्स देखें। वहाँ पर यह दिखेगा, यह स्पष्टतया प्रस्ताव में लिखा गया है, जिसमें राव साहब का कहीं पर भी नाम नहीं है, एडवाइज़र का भी नाम नहीं है। कहा गया है, बी अपॉइंटेड टू स्क्रूटनाइज एंड सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन द ऑफिस ऑफ द असेंबली। हु विल प्रिपेयर इट? नोबडी नोज। संविधान सभा कुछ नहीं कहती इसके ऊपर। हम मानकर चलते हैं, क्यों मानकर चलते हैं मुझे मालूम नहीं। हम मानकर चलते हैं कि राव साहब को कहा गया है। प्रस्ताव में कुछ राव साहब का नाम नहीं है। असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ, स्पष्ट कहा गया है कि संविधान सभा का कार्यालय, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए हैं उस आधार पर
एक प्रारूप तैयार करेगा, संविधान की भाषा में एक प्रारूप तैयार करेगा, जिस प्रारूप को स्क्रूटनाइज करना, जांच करना, पड़ताल करना, उसमें परिवर्तन करना, उसको रिवाइज करना, उसमें ऑल्टरेशंस करना, उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए एक 7 सदस्यों की स्क्रूटनाइजिंग समिति बनाई जाएगी। यह प्रस्ताव ओरिजिनल प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों को यह प्रस्ताव अपर्याप्त महसूस हुआ। समिति के सदस्यों पर किसी ने बहस नहीं की, वो यूनानिमसली इलेक्टेड हो गई, किसी ने उसको, परंतु यह टास्क जो समिति को दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है, ऐसा मानकर तत्कालीन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री, जिनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था उस समय, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने एक संशोधन रखा इस प्रस्ताव पर। To scrutinize the draft of the text of the Constitution of India prepared by the constitutional advisor giving effect to the decisions taken by the already in the assembly। इस संशोधन प्रस्ताव में एडवाइजर का नाम आता है और यह कहा जाता है कि एडवाइजर द्वारा जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए हम समिति बनाते हैं, परंतु यह अपर्याप्त है। एंड इंक्लूडिंग, अब आगे संशोधन की, एंड इंक्लूडिंग ऑल द मैटर्स विच आर एंसिलरी देयर टू और विच हैव टू बी प्रोवाइडेड इन सच कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए हैं वह निर्णय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस आधार पर तो एडवाइजर मसौदा बनाएगा, इसके आगे एडवाइजर का कोई रोल नहीं है, परंतु हमने अभी तक जो डिसीजन लिए हैं, खेर साहब कहते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। उस डिसीजन के आधार पर संविधान में और भी बहुत सारी चीजें जोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा भी बाकी के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान एक परिपूर्ण संविधान बने, इसलिए उसमें बहुत सारी बातों को जोड़ना, बहुत सारी बातों का समावेश आवश्यक है। इसलिए कहते हैं एंड इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स विच आर एंसिलरी टू और विच हैव टू बी प्रोवाइडेड इन सच कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान डिसीजन से संबंधित बातें नहीं, संविधान में जिन जिन बातों की आवश्यकता है वह सारी बातें संविधान में आए, इसकी भी जिम्मेदारी इस समिति की होगी, एडवाइजर की नहीं होगी। इसके लिए समिति बनी है। समझ दीजिए मेरी बात को। एडवाइजर का काम क्या है? प्रस्ताव में कहा गया है कि 29 अगस्त तक जो भी डिसीजंस लिए हैं उसको संविधान की भाषा में प्रारूप बनाकर इस समिति को सौंप देना। क्या इसको हम संविधान कहेंगे? क्या इसके आधार पर राव साहब को संविधान का शिल्पकार कहा जा सकता है? जबकि प्रस्ताव यह कहता है कि डिसीजन अपर्याप्त हैं, उसके आधार पर संविधान का प्रारूप ही नहीं बन सकता। संविधान का प्रारूप बनाना है तो डिसीजंस के साथ साथ उनसे अनुषंगिक जो भी बातें हैं वह भी संविधान में आनी चाहिए, और उसके अलावा संविधान को परिपूर्ण बनाने के लिए जिन बातों का समावेश जरूरी है, जिनकी चर्चा संविधान सभा में नहीं हुई है, वह भी बातें संविधान में, वह भी मुद्दे संविधान में, वो भी पॉइंट संविधान में जोड़ना आवश्यक है। ये सारा कार्य ये समिति करेगी, राव साहब नहीं करेंगे। हाँ, समिति को जरूरत हो राव साहब के एडवाइस की तो राव साहब एडवाइस देंगे, मांगने के बाद यह सारा दायित्व समिति का होगा। और फिर आगे कहा जाता है फॉर and to submit the assembly for consideration the text of the draft constitution as revised by the committee। समिति रिवाइज करेगी। क्या रिवाइज करेगी? एडवाइजर का ड्राफ्ट रिवाइज करेगी, उसमें निर्णयों के अनुषंगिक जो बातें जोड़नी है वो जोड़ेगी, उसमें संविधान के परिपूर्णता के लिए जो भी और तथ्य जोड़ना है वो जोड़ेगी, और इस प्रकार का रिवाइज ड्राफ्ट तैयार करने के लिए यह समिति बनाई गई है। केवल परामर्शदाता का ड्राफ्ट स्क्रूटनाइज करने के लिए यह समिति नहीं है। ऐसा संशोधन किया गया है, और इस संशोधन को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए
खेर साहब कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द डिसीजंस टेकन ऑलरेडी इन असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वी प्रिपेयर द ड्राफ्ट। सही बात है, जितने निर्णय लिए गए हैं उस पर यह समिति काम नहीं करेगी, उस पर तो ड्राफ्ट राव साहब बनाएंगे। असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ड्राफ्ट हैज टू बी स्क्रूटनाइज बाय द कमिटी, समिति उसको रिवाइज करेगी, समिति उसको जांचेगी, परखेगी, रिवाइज करेगी। असेंबली हैज नॉट कंसिडर्ड ऑल द पॉइंट्स, ध्यान रखिए क्या कहा गया संविधान सभा में, असेंबली हैज नॉट कंसिडर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आर एंसिलरी टू द डिसीजंस विच हैव टू बी टेकन और विच आर यूजुअली नेसेसरी एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा ने निर्णयों से अनुषंगिक और सारी बातों पर विचार ही नहीं किया है, जिस पर विचार करना और जिसका संविधान में समावेश अनिवार्य है। उसके पश्चात भी संविधान को परिपूर्णता के लिए आवश्यक नेसेसरी एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर संविधान सभा ने विचार नहीं किया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो समिति को कौन से काम दिए गए हैं? समिति को काम दिया गया है कि 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए गए उसका ड्राफ्ट एडवाइजर बनाएगा, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको रिवाइज करना, डिसीजंस लिए गए उसकी एंसिलरी, उससे अनुषंगिक संबंधित जो भी बातें संविधान में जोड़नी है उसको जोड़ना। इसके अलावा संविधान के लिए परिपूर्णता के लिए जो भी बातें आवश्यक है वह भी ड्राफ्ट में जोड़ना, और इस आधार पर एक नया ड्राफ्ट यह समिति बनाएगी। और इसीलिए 29 अगस्त को बनाई गई समिति को स्क्रूटनाइजिंग कमेटी नहीं कहा जाता, इसके बाद में संविधान सभा में यह समिति ड्राफ्टिंग कमेटी करके जानी जाती है। संविधान 1949 के बाद जहां भी चर्चा होती है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कहा जाता है, उस कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। सारे संविधान सभा डिबेट्स में 29 अगस्त 1947 के बाद इस कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया है, स्क्रूटनाइजिंग कमेटी नहीं कहा गया। इसका मतलब ड्राफ्ट जो बना वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। निश्चित तौर पर मूल जो डिसीजंस लिए गए थे उसके आधार पर मिस्टर बी.एन. राव ने जो भी ड्राफ्ट बनाया उसका आधार जरूर लिया गया है, उस पर विचार जरूर लिया गया है, मगर उसमें से कितना मसौदा समिति ने स्वीकार किया अपने ड्राफ्ट में मालूम नहीं। उसमें से कितना लिया, कितना छोड़ दिया, कितना रिवर्स किया, कितना परिवर्तन किया, परंतु राव साहब का ड्राफ्ट सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, मेन डॉक्यूमेंट नहीं था। मेन डॉक्यूमेंट मसौदा समिति ने बनाया जिसको पहले स्क्रूटनाइजिंग कमेटी कहा गया था, और इसमें राव साहब के बना हुए ड्राफ्ट को परिष्कृत किया गया, संशोधित किया गया, डिसीजंस के एंसिलरी बातें जो जरूरी थी वो जोड़ी गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जोड़ी गई। इसका विवरण और मैं बाद में दूंगा, थोड़ी देर के बाद में दूंगा। ऑल दीज वेयर हैव टू बी इंक्लूडेड इन आवर ड्राफ्ट। कौन करेगा यह इंक्लूजन? राव साहब करेंगे? बिल्कुल नहीं। राव साहब का दायित्व सिर्फ इतना था कि 29 अगस्त तक 47 तक जो डिसीजन लिए गए हैं उस पर आप संविधान की भाषा में ड्राफ्ट बनाइए, योर जॉब इज ओवर, आपका काम समाप्त हुआ। बाकी का काम संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक कमेटी करेगी। इवन इफ, आगे देखिए बड़ा स्पष्ट है, इवन इफ जो बातें जोड़ी जाएगी संविधान के ड्राफ्ट में उन बातों पर संविधान सभा में चर्चा नहीं हुई है, संविधान सभा ने निर्णय नहीं लिए हैं, उन सारी बातों को भी जोड़ा जाना चाहिए। यदि चर्चा नहीं हुई तो भी, चर्चा नहीं हुई तो भी जोड़ा चाहिए। कौन जोड़ेगा? मसौदा समिति ने जोड़ा है, राव साहब को यह अधिकार नहीं दिया गया। तो इवन इफ दो दे मे नॉट हैव बीन डिस्कस्ड और डिसाइडेड हियर अप टिल नाउ, अब तक संविधान सभा ने इस पर चर्चा नहीं की है, फिर भी इन सारी बातों को आपको ये सारी बातें करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से राव साहब का रोल इतना ही था। कितना था रोल?
राव साहब का रोल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी समाप्त होनी चाहिए। कितना था? 29 अगस्त 1947 तक संविधान सभा में दोषी जो निर्णय लिए गए उसके आधार पर संविधान की भाषा में एक ड्राफ्ट बनाना और कमेटी को सौंप देना, परंतु वो ड्राफ्ट अपर्याप्त है, इसके लिए संशोधन रखा गया। संशोधन में यह कहा गया इसका तो विचार करें, परंतु इसके अलावा निर्णयों से अनुषंगिक जो भी बातें संविधान में जोड़नी है उसको जोड़े, जो भी बातें और जरूरी है वो जोड़े, और एक नया ड्राफ्ट प्रस्तुत करे जिसमें राव साहब के ड्राफ्ट का योगदान निश्चित तौर पर होगा, उस पर भी विचार किया गया है। इसके संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर बाद में बात करते हैं, वो बात मैं बाद में बताऊंगा। अब इस परिप्रेक्ष्य में 25 नवंबर 1949, अब देखिए संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तापित हुई और 25 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य चलता रहा। 29 अगस्त 1947 के डिसीजन के बाद, 29 अगस्त 1947 के प्रस्ताव के बाद राव साहब ने जो भी ड्राफ्ट बनाया है उसके बाद राव साहब का काम समाप्त हो गया। राव साहब परामर्शदाता के रूप में कार्यालय में जरूर उपस्थित थे। मसौदा समिति ने उनसे जो कुछ भी पूछा होगा उसके संबंध में उन्होंने जरूर परामर्श दिया होगा, परंतु संविधान सभा में कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं आया है। कब से लेकर? 29 अगस्त 1947 से तो 25 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की प्रक्रिया में, निर्माण की प्रक्रिया में BN राव साहब का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया है। 3 जगह पर उनके नाम का उल्लेख है। 2 जगह पर डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं उसका उल्लेख करते हैं और एक जगह पर उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष जिक्र करते हैं, वो मैं बताता हूं। और राव साहब के योगदान का डॉक्टर आम्बेडकर किस प्रकार से उल्लेख करते हैं? 25 नवंबर 1949, डॉक्टर BR अम्बेडकर, माननीय डॉक्टर BR, कमिंग टू द ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या कहते हैं? समिति को जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, स्क्रूटनाइजिंग कमेटी नहीं कहते। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी तो ड्राफ्ट किसका है? ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का है, स्क्रूटनाइजिंग कमेटी का नहीं। मूल ड्राफ्ट जो है, जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को, वह ड्राफ्ट इनका नहीं था, राव साहब का नहीं था, वह ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का था। जो मैंने 3 बातें बताई हैं, राव साहब ने बनाया हुआ निर्णय के आधार पर का ड्राफ्ट, प्लस एंसिलरी, प्लस अन्य चीजें जो जरूरी थी। क्या कहते हैं? कमिंग टू द ड्राफ्टिंग कमेटी, इट वॉज इलेक्टेड बाय CA ऑन 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, अंतर समझ लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को चयनित की गई, निर्वाचित की गई। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 30 अगस्त, 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहली मीटिंग बनाई, अपनी पहली मीटिंग की। उसके बाद में डॉक्टर आम्बेडकर ये नहीं कहते कि 30 अगस्त 1947 को मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूनानिमसली अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया, यह बात डॉक्टर आम्बेडकर अपने भाषण में नहीं कहते। बड़े आदमी इस प्रकार का उल्लेख कभी नहीं करते। हम जैसे छोटे आदमी बार बार यह कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुझे यूनानिमसली अपना चेयरमैन निर्वाचित किया, ये बात नहीं कहते डॉक्टर आम्बेडकर। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 30 अगस्त, सिंस August 31 इट सैट फॉर 140 days, ड्यूरिंग विच इट वॉज एंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहीं पर भी राव साहब का जिक्र नहीं है। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये ऑथेंटिक। क्या कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर? 31 अगस्त 1947 से लेकर तो 141 दिन मसौदा समिति कार्य करती रही। काय का कार्य करती रही? ड्यूरिंग विच इट वॉज एंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्ट किसका है? ये संविधान सभा डिबेट्स हैं। अब ड्राफ्ट किसका है? ड्राफ्टिंग कमेटी का है। ड्राफ्टिंग कमेटी 141 दिन बैठे रही और ड्राफ्ट तैयार करते रही। ड्राफ्ट
तैयार करते 141 दिन बैठकर संविधान मसौदा समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया। अधिकृत डॉक्यूमेंट कहता है 141, उसमें उसके बाद में क्या कहते हैं, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एज ए टेक्स्ट फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू वर्क अपॉन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो टेक्स्ट, उसको ड्राफ्ट नहीं कहते डॉक्टर अम्बेडकर, जो टेक्स्ट एडवाइजर ने बनाया था, जो टिप्पणी, टेक्स्ट को टिप्पणी कहेंगे, जो टिप्पणी एडवाइजर ने बनाई थी, उसका भी विचार ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। ड्राफ्टिंग कमेटी एडवाइजर का BN राव का कंट्रीब्यूशन नकारती नहीं, और उस टेक्स्ट में वो कहते हैं कि जब उन्होंने टेक्स्ट बनाया उसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। राव साहब के ड्राफ्ट में 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थे, जिसका विचार ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। यह आर्टिकल्स किसके आधार पर बने थे? 29 अगस्त 1947 तक लिए गए निर्णयों के आधार पर। निर्णय में इनका सहभाग था? नहीं था। फिर सहभाग काय में था? वो निर्णयों को आर्टिकल्स के रूप में लिखना, यह उनका सहभाग था, क्योंकि वह उनमें एक्सपर्टीज उनके पास है, यह कहा गया था। जब तक निर्णय प्रक्रिया में सहभाग नहीं होता तब तक आप सपोर्ट सर्विस रहते हो। आप उस निर्णय को अपना निर्णय करके उसका श्रेय आप नहीं ले सकते। यदि निर्णय संविधान सभा के हैं तो आप उसका श्रेय नहीं ले सकते। आपका काम सिर्फ उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखकर किसी और आपसे बड़ी एंटिटी को, अथॉरिटी को सौंपना था, जिसका जिक्र डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने भाषण में किया है। उसके बाद में कहते हैं, द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी टू द CA। डॉक्टर अम्बेडकर ये नहीं कहते कि एडवाइजर का ड्राफ्ट उन्होंने मॉडिफाई किया, वो सिंपल ये कहते हैं कि उसके बाद में जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें राव साहब तो थे नहीं क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य ने। द फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी कंटेन्ड 315 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। पहला ड्राफ्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, जिसको बनाते समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने राव साहब के ड्राफ्ट का भी विचार किया था। उस पहले ड्राफ्ट में जो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, उस ड्राफ्ट में 315 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। मतलब बदल गया। ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन, सारा परिवर्तन किसने किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। And at the end of the consideration stage, the number of articles in the drafting increased to 360। जब चर्चाएं चलती रही, इसकी प्रोसेस में थोड़ी देर के बाद मैं आपको करूँगा। जब चर्चाएं चलती रही 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक मसौदा समिति ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, उस ड्राफ्ट पर चर्चाएं चलती रही, ड्राफ्ट मॉडिफाई होता गया। अंतिमतः प्रस्तुत किया था जब 315 आर्टिकल्स थे। अंतिमतः डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं चर्चाएं होते 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 ड्राफ्ट बदलता गया, ड्राफ्ट परिष्कृत होता गया, ड्राफ्ट मॉडिफाइड होता गया, ड्राफ्ट परिवर्तित होता गया, और चर्चा के अंत में उसमें 36 आर्टिकल हो गए। राव साहब में 243 थे, मसौदा समिति ने 315 थे। चर्चा के अंत में कितने हुए? 300। और जब फाइनल संविधान का ड्राफ्ट बना, कब बना फाइनल? फाइनल बना 25 नवंबर 1949 को कहिए या 17 नवंबर 1949 को, जब सेकंड रीडिंग कंप्लीट हुआ, वह प्रक्रिया तब संविधान में 395 आर्टिकल्स हो गए। संविधान में 395 आर्टिकल्स हो गए और 8 शेड्यूल हो गए। कितना परिवर्तन हुआ ड्राफ्ट में? 29 अगस्त 1947 के डिसीजन के आधार पर बनाया गया। जिस डिसीजन में राव साहब का कोई योगदान नहीं था, उस डिसीजन के आधार पर बनाया हुआ ड्राफ्ट
जिस पर संविधान मसौदा समिति ने विचार किया। विचार करने के पश्चात बदलते 315 आर्टिकल्स बन गए, बदलते बदलते 386 हो गए और बदलते बदलते अंतिमतः 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल हो गए। इसमें इतना परिवर्तन क्यों हुआ? चर्चाएं चलती रही। कब से लेकर? 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक चर्चाएं चलती रही। डॉक्टर अंबेडकर भाषण में कहते हैं, सुन लीजिए। इसमें राव साहब का रोल आप देख लीजिए कहाँ पर है। सुन लीजिए, संविधान सभा में जब चर्चाएं हो रही थी, यह बहुत महत्व का पीरियड है। कौन सा पीरियड? 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का यह सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। और इस दरमियान डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं 7,635 संशोधन लिस्ट आउट किए गए। कितने संशोधन लिस्ट आउट किए गए? 7,635 संशोधन। किस पर संशोधन? राव साहब के ड्राफ्ट पर नहीं। किस पर? मसौदा समिति ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया उस पर कितने संशोधन संविधान सभा में रखे गए, प्रस्तुत किए गए? 7,635। उसमें से 2,473 संशोधन संविधान सभा में रखे गए। उस पर चर्चा हुई, कुछ स्वीकृत हुए, कुछ अस्वीकृत हुए और मसौदा समिति ने प्रस्तुत किया गया ड्राफ्ट परिष्कृत होते होते 395 आर्टिकल मेरे पर। अब बताइए राव साहब का क्या रोल है? अब संविधान का शिल्पकार राव साहब को हम लोग कैसे कहेंगे, कैसे कह सकते हैं? तो यह सारी प्रक्रिया संविधान की है। फिर भी बड़े आदमी होते हैं, वो अपने ढंग से बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना भाषण देते हुए बड़ी नम्रता से कहते हैं, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी। संविधान के निर्माण का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वह सारा श्रेय मेरा अपना नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्या कहते बड़ी नम्रता से डॉक्टर अंबेडकर? इट बिलोंग्स टू पार्शली, थोड़ा बहुत श्रेय सर BN राव को भी जाता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर करके, जिन्होंने संविधान सभा के परामर्शदाता करके हु प्रिपेयर्ड ए रफ ड्राफ्ट of the constitution for consideration of the drafting committee, जिन्होंने सर्वप्रथम ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार के लिए जिन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया, उनको भी मैं इसका कुछ श्रेय देना चाहूँगा। मैं उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। निश्चित तौर पर उनका ड्राफ्टिंग कमेटी ने उपयोग किया है, उसका मूल्य है, उनका पहला ड्राफ्ट था, हम उसका श्रेय उनको देते हैं। परंतु उसके आधार पर, मैं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर नहीं कह रहे, संविधान सभा, उसके आधार पर उनको संविधान का शिल्पकार नहीं कहा जा सकता। इस चर्चा का समारोप करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि BN राव परामर्शदाता थे, सलाहकार थे, एडवाइजर थे, संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। इसलिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए है उस निर्णय का वह हिस्सा नहीं थे। उनका सिर्फ दायित्व इतना था कि संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए उसको संविधान की भाषा में एक टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करे, जिसको संविधान मसौदा समिति जिसको देखेगी, जांचेगी, परखेगी और उसमें से जितना उपयोगी होगा उसका उपयोग अपना स्वयं का ड्राफ्ट बनाने के लिए करेगी। जब तक कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है, बाद में बात करूंगा मैं, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है क्योंकि 9 अगस्त 1946 से लेकर तो 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के हर निर्णय में डॉक्टर अंबेडकर सहभागी थे। ड्राफ्ट की जिम्मेदारी उनकी थी। आज भी संविधान गलत है या सही है, निर्माता करके उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। राव साहब को कोई उसके लिए बोलता नहीं है। क्यों? यह हम बाद में बात करेंगे। परामर्शदाता कभी निर्माता होता नहीं क्योंकि वह निर्णयों में हिस्सेदार नहीं होता है। स्क्रूटनाइजिंग कमेटी
संशोधित प्रस्ताव के बाद स्वयं ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई और संविधान सभा में स्वयं ड्राफ्टिंग कमेटी बनने के बाद में उन्होंने वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इस दरमियान इस प्रकार से मसौदे की प्रस्तुति के बाद 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक कहीं पर भी मिस्टर BN राव का कोई जिक्र नहीं आता। संविधान निर्माण की प्रक्रिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हाँ, फिर भी मैं राष्ट्रपति का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति महोदय जब अपना समारोपीय भाषण देते हैं तब वो कहते हैं, संविधान के निर्माण में BN राव साहब की जो सेवाएं थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं BN राव के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। और इसके बाद में इस प्रकार से संविधान का मसौदा इस प्रकार से तैयार हुआ। संविधान के मसौदे के संबंध में BN राव साहब ने जो भी सेवाएं दी उसको रिकॉग्नाइज जरूर किया गया। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने उनको रिकॉग्नाइज किया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको रिकॉग्नाइज किया, परंतु कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि वह संविधान सभा के परामर्शदाता थे। परामर्शदाता के रूप में वो सपोर्ट सर्विस थे। 29 अगस्त 1947 के निर्णय के अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार उनको 29 अगस्त 1947 तक जो भी निर्णय लिए गए उसके आधार पर एक टेक्स्ट तैयार करना था। मैं ड्राफ्ट शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। वह टेक्स्ट संविधान सभा ने जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उनको देना था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने वो टेक्स्ट स्वीकार किया। अपना नया मसौदा बनाते समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसका उपयोग किया और उपयोग करने के पश्चात संविधान सभा ने लिए गए निर्णयों के अनुषंगिक और भी जो भी जोड़ना था जोड़ा। उसके बाद में और भी संविधान के लिए जो भी आवश्यक तथ्य थे वो भी जोड़े और इतना सारा जोड़ने के बाद संविधान सभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को, उसको संविधान का ड्राफ्ट कहा जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर इस संबंध में कहते हैं, राव साहब के ड्राफ्ट में 243 अनुच्छेद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, उसमें 315 आर्टिकल्स आ गए। उसके बाद में चर्चा करते करते गए आर्टिकल्स 386 हो गए और अंतिम रूप में आज भी संविधान में 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद है। यह सारा परिवर्तन जो हुआ, यह सारा परिवर्तन 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक हुआ, जिसमें राव साहब की कोई भूमिका नहीं थी। और इसीलिए राव साहब की संविधान सभा के परामर्शदाता के रूप में जो सेवाएं दी है उन्होंने, डॉक्टर आम्बेडकर ने उनको रिकॉग्नाइज किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको रिकॉग्नाइज, हम भी भारत के लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर भी राव साहब किसी भी रूप में राव साहब संविधान के अनसंग, जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई, ऐसे शिल्पकार नहीं थे। यह मैं इस आधार पर संविधान सभा के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोगों तक यह बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यह मेरे संबोधन का यह एक पार्ट है। दूसरा पार्ट में प्रस्तुत करना चाहूँगा।